हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन में हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन के यानी हमारे जीएसटी के अमेंडमेंट्स लेने वाले हैं विच विल बी फ्रेशली एप्लीकेबल फ्रॉम मे 2026 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स। अमेंडमेंट्स की बात सुनते ही तुरंत ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आ जाता है, अरे यार ये फिर आ गया, इतने चेंजेस होते रहते हैं, अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसे पढ़ना। तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि कोई खास चेंजेस नहीं है, बहुत कम चेंजेस हैं। एक ही सेशन में, इसी सेशन में हम सारे चेंजेस डिस्कस कर लेंगे थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से आराम से डाउनलोड करके इसे प्रिंट कर सकते हैं फॉर रेफरेंस व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस सेशन। सर क्या बात कर रहे हो, इतने चेंजेस नहीं है? हमें तो ध्यान है सितंबर के महीने में नवरात्रि के टाइम पे इतनी सारी बातें हुई थी कि जीएसटी में ये हो गया है, वो हो गया है। देखो जो भी हुआ है वो रेट स्ट्रक्चर में रिफॉर्म हुआ है। जो रेट्स हैं उसमें बदलाव हुआ है कि 12% का रेट स्क्रैप कर दिया गया है, 28% का रेट स्क्रैप कर दिया गया है। और हम पहले से जानते हैं रेट्स हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं होते हैं। किस चीज़ पे कौन सी रेट लग रही है वो तो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, देयर बाई उससे कोई मटेरियल फर्क है ही नहीं, यानी चेंजेस कुछ खास है ही नहीं। सिर्फ कहने के लिए बहुत सारा आवाज़ हो गई कि हाँ इतने चेंजेस हैं उतने चेंजेस हैं। ये एक सेशन काफ़ी होगा, केयरफुली हर बात अच्छे से सुनना, बिकॉज अमेंडमेंट्स आपको पता है एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनका वेटेज ज़्यादा होता है, तो हमने केयरफुली हर चीज़ को सुन लिया होना चाहिए। तो खास ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, बिना वक्त बर्बाद किए फटाफट हम अमेंडमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या हुए हैं। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए इंडेक्स दिया है कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, किन किन चैप्टर्स के अंदर चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले हम टैक्स रेट्स की बात कर लेते हैं कि टैक्स रेट्स में क्या चेंजेस हुए हैं, बिकॉज ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। अभी तक आप क्या पढ़ा करते थे कि किसी चीज़ पे या तो जीएसटी नहीं लगता है, या तो 5% लगता है, 12% लगता है, 18% लगता है, 28% लगता है, और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो डिवाइड बाई 2 कर देते थे। अब उसे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, और सिंप्लीफाई करके ये कहा है कि अब रेट जीरो तो है ही, एग्जामिशंस तो रहते ही हैं, 5% 5% ही रहेगा, 18% और 40%। इसका मतलब 12% स्क्रैप हो गया है, 12% वाले कुछ 5% में चले गए हैं, कुछ 18% में चले गए हैं, यानी 12% जैसा आप कोई रेट ही नहीं है। और जो 28% की रेट थी वो भी हटा दी गई है। जो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह पे रेट होती थी 28%, उसे बढ़ा के 40% कर दिया गया है, बिकॉज मैक्सिमम रेट वैसे भी हम 40% ही लगा सकते थे। इस तरीके से जीएसटी रेट्स, अब आपको कोई पूछे तो आप यही कहोगे 5, 18 और 40, और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी हो तो सीधे डिवाइड बाई 2 कर देंगे। हम आईजीएसटी है तो हम कह रहे हैं 5, 18 और 40 का जो हमारा रेट है। समझना, देखो बच्चों हम इस सेशन के अंदर क्या कवर करने वाले हैं कि पिछली एग्जाम्स और इस एग्जाम के बीच में जितने फ्रेश अपडेट्स आए हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो पिछली एग्जाम और इस एग्जाम मतलब जो जनवरी 2026 की एग्जाम हुई उसके बाद जितने मई 26 के लिए फ्रेशली एप्लीकेबल हैं वो अपडेट्स कवर कर रहे हैं। जैन 26 के लिए कोई फ्रेश अपडेट्स थे ही नहीं, सीधे सितंबर 25 के लिए ही फ्रेश अपडेट्स थे। तो अगर आपने सितंबर 25 के भी फ्रेश अपडेट्स नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन्हें अच्छे से कवर कर लो और फिर उसके बाद ही ये सेशन देखो। हालांकि आपने सितंबर 25 या जैन 26 में अगर एग्जाम अपीयर किया है या रिसेंटली बैचेस किए होंगे तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो ही चुका होगा। इसीलिए फ्रेशली एप्लीकेबल फॉर मई 26 एग्जाम वाले ही बातें हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर लेंगे। इसीलिए आपको इंडेक्स में पहले ही क्लियर किया है, वॉट एवर हैज बीन इशूड बिटवीन 1 मई 2025 से लेके 31 अक्टूबर 2025 हैज बीन कवर्ड इन दिस स्टैट्यूटरी अपडेट का डॉक्यूमेंट। क्योंकि उससे पहले वाले आपने अगर अभी रिसेंटली बैचेस किए हैं तो उसमें कवर हो चुका होगा, या फिर पुराने अमेंडमेंट सेशन में हो चुका होगा। अगर आपने नहीं किए हुए हैं तो उन अमेंडमेंट सेशंस को भी देख लें, तो वो नेचुरली आप ऑन ट्रैक आ जाएंगे, वो आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अब इस टैक्स रेट के अलावा इस वजह से दो छोटे छोटे अपडेट्स किए गए हैं आपके सिलेबस के अंदर जो आपके आरसीएम के रिलेटेड हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 2 पॉइंट्स में रेट्स अपडेट हो गए। याद करो जब आप जीटीए पढ़ते हो तो जीटीए के अंदर आपको कहा जाता है जब रिवर्स चार्ज लगा तब तो 5% की रेट होती है, तो पहले भी 5% था, अभी भी 5% है अगर वो 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होते हैं। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज नहीं लगा, यानी कि ऑप्शन लिया है जीटीए ने कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में जाऊंगा, तो आपने पढ़ा होता था कि भाई जीटीए के पास चॉइस ये होती है कि वो 5% का पेएबल दिखाए और आईटीसी ना ले, या फिर वो 12% का पेएबल दिखाए और आईटीसी ले। अब क्योंकि 12% की रेट स्क्रैप हो गई तो ये बात जो आप 12% विद आईटीसी पढ़ा करते थे उसकी जगह क्या कर दिया गया है 18% विद आईटीसी, बिकॉज नेचुरली 12% स्क्रैप हो चुका है। ये एक अपडेट हो गया आरसीएम के अंदर जीटीए की रेट में। और दूसरा अपडेट सेम आरसीएम में आपने एक पॉइंट पढ़ा होता है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। Renting of motor vehicle where the cost of fuel is included in the consideration charged by any person other than a body corporate to a body corporate में रिवर्स चार्ज लगता है, जिसमें अगेन आपने यहां पर पढ़ा होता है कि रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि सप्लायर ने
कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, क्या उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट किया है या फिर उसने कहा है कि नहीं मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं कर रहा। अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट किया होता है तो उस केस में अगेन आपने दो रेट्स पढ़ी होती है कि बिना आईटीसी के 5% या फिर विद आईटीसी 12%। अब क्योंकि 12% स्क्रैप हो गया, यहां पर भी 18% विथ आईटीसी कर दिया गया है, यानी रिवर्स चार्ज में कोई अपडेट नहीं है। इट इज जस्ट दैट जीटीए और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स के अंदर जो आप जीएसटी की रेट देखते थे 5 और 12, उसकी जगह 5 और 18 आपका कर दिया गया है, बिकॉज यहां पर आपकी रेट्स अपडेट कर दी गई है। रेट रिलेटेड आपको इतना ही ध्यान में रखना है, बिकॉज रेट्स आपको हमेशा क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी, यानी कि मैं बहुत हद तक कह सकता हूं ये मैंने आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए कराया है। इसे कोई डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बिकॉज एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है, क्योंकि इसी को हम क्या कह रहे हैं, जीएसटी वर्जन 2। इस वजह से आपके साथ एक डिस्कशन ले लिया कि जो रिफॉर्म्स किए गए थे सितंबर के महीने में, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अब हम कह सकते हैं जो डायरेक्ट वेटेज वाली हमारी चीजें हैं वो अब हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि जो अब डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके मेन अमेंडमेंट्स हो गए, जिसमें सबसे पहले हम हमारा पहला अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं ईसीओ के चैप्टर में, यानी 9 सबसेक्शन 5। अब आपको पहले ध्यान होना चाहिए ईसीओ में आपने क्या पढ़ा होता है, 9 सबसेक्शन 5, जिसे हम चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर कवर करते हैं। तो या तो एक एफसीएम होता है, या तो एक आरसीएम होता है, या फिर एक ईसीओ होता है। ईसीओ यानी कि सप्लायर और रेसिपिएंट को मिलाने वाला। जब जब किसी चीज पे हम कहते हैं ईसीओ इज लायबल, तो सप्लायर और रेसिपिएंट को जीएसटी नहीं भरना होता है, ईसीओ को सरकार को जीएसटी सीधे भर देना होता है। जैसे कि आपने इसके अंदर पॉइंट्स पढ़े हुए हैं कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है, या फिर जो हमारी हाउसकीपिंग प्लम्बिंग वाली सर्विसेज होती है, या फिर जो रेस्टोरेंट वाली हमारी सर्विसेज होती है, इन सब सर्विसेज के अंदर होटल बुकिंग वगैरह वगैरह, इन सब में आपने पढ़ा होता है कि ईसीओ के पॉइंट से वो पहले से जो थे वो तो हैं ही, उनमें कोई अपडेट नहीं है। एक नया पॉइंट ऐड कर दिया गया है, न्यू पॉइंट हैज बीन ऑल टुगेदर एडेड, और उम्मीद ही थी कि ये पॉइंट ऐड किया जाएगा, बिकॉज अगेन इसका चलन बहुत बढ़ रहा है। अब हम इस कल्चर में आते हुए देख रहे हैं कि लोग लोकल डिलीवरी सर्विसेज ले रहे हैं, एंड देयर बाय लोकल डिलीवरी सर्विसेज को भी ईसीओ के अंदर कवर करने की कोशिश की गई है यहां पर। तो क्या किया गया है यहां पर, पॉइंट आप रीड करना, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। लोकल डिलीवरी मतलब मैं चाबी भूल गया घर पे, और मैं अपने ऑफिस पहुंच गया, और अब मुझे वो चाबी चाहिए, तो मैंने घर पे फोन किया, और घर पे फोन करके मम्मी को कहा कि मम्मी मैं एक आदमी भेज रहा हूं, उसे चाबी दे देना, वो चाबी मुझे ऑफिस पे लाके दे देगा। अननेसेसरी मैं आऊंगा जाऊंगा, तब तक मैं यहाँ बैठ के कुछ काम कर लूंगा मोबाइल पे, तब तक आप चाबी भिजवा दो। तो मैंने क्या किया होगा, एक ऐप लिया होगा लाइक पोर्टर जैसा ऐप लिया होगा, और उस ऐप पे एक बंदे को बुक किया होगा, कुछ पैसे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, 50-60 रुपए कुछ लगेंगे, और उसके बेसिस पे वो बंदा वहां से जाएगा, मेरे घर से चाबी उठा के मुझे लाके दे देगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसे भी हम अब जीएसटी के अंदर कवर करने के लिए क्या कह रहे हैं कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी, except where the person supplying such services through ECO is liable for registration under section 22 subsection 1 of CGST Act, तो उस केस के अंदर ही हम उसके ऊपर ECO की लाइबिलिटी बनाएंगे। सर मतलब इजी कर देता हूं आपके लिए, ये ECO है, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। सप्लायर और रेसिपिएंट ECO के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो गए। ECO का एग्जांपल हमने क्या लिया, पोर्टर। आपने पोर्टर ऐप के थ्रू एक सप्लायर यानी कि एक लोकल डिलीवरी की सर्विसेज ली, तो अगर ये पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी इसका टर्नओवर वो जो हम 10 लाख या 20 लाख पढ़ते हैं एज द केस में भी, वो क्रॉस नहीं हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन जिस भी स्टेट से वो लोकल डिलीवरी की सर्विसेज दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ईसीओ विल बी मैंडेटरी लायबल टू पे जीएसटी ऑन सच लोकल डिलीवरी सर्विसेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर सप्लायर बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज उसका टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख एज द केस में भी क्रॉस कर गया, तो फिर सप्लायर ही जीएसटी भरेगा, ईसीओ के ऊपर उसे एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। आपको यह बात नहीं लगनी चाहिए, यही बात आप हाउस कीपिंग वाले पॉइंट में भी पढ़ते हैं, और यही बात आप होटल बुकिंग वाले पॉइंट में भी पढ़ते हैं। होटल बुकिंग में भी आपने यही पढ़ा होता है कि आइडियली जो मेक माई ट्रिप है वो लायबल होता है अगर होटल लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर होटल खुद लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में होटल ही, सप्लायर ही जीएसटी भरेगा, फिर उस केस में ईसीओ की लायबिलिटी नहीं होती। सेम चीज आपने अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैब जैसी जो कंपनियां, उनमें भी यही पढ़ा होता है कि अर्बन कंपनी के केस में भी अगर कोई ऐसा कारपेंटर वगैरह आपने बुक किया है जो खुद लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अर्बन कंपनी जीएसटी भरेगी, और अगर वो कारपेंटर लायबल फॉर जीएसटी है तो वही जीएसटी भरेगा, क्योंकि वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसका टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख एक्सीड कर चुका है। यही सेम बात लोकल डिलीवरी सर्विसेज में आ गई। सर ऐसा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस में नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस में हमेशा जीएसटी किसको भरना होता है, ईसीओ को ही भरना होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जो सप्लायर है वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है या फिर नहीं है। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया। फिर से पढ़ोगे तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके नीचे दिया है, लोकल डिलीवरी सर्विसेज जो होती है थ्रू एप्स, उसमें ईसीओ इज लायबल।
ओनली इफ द सप्लायर इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी ईसीओ विल पे द जीएसटी। हमने एग्जांपल्स बना के दिए हैं क्योंकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन फॉर्म में बना के दिया जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन बना के आपको दिया जा सकता है? यू हायर अ लोकल इंडिपेंडेंट कुरियर थ्रू एन ऐप टू डिलीवर अ पैकेज अक्रॉस टाउन, द कुरियर इजंट रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी। तो ऐप पे गए और ऐप के थ्रू आपने कुरियर वाले को बुक किया ताकि आप लोकली डिलीवरी करा सको किसी सामान की, जैसे चाबी पहुंचाना, खाना पहुंचाना या जो भी। और उसमें बोला है कि वो कुरियर वाला रजिस्टर्ड नहीं है, वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उस केस में ईसीओ मस्ट पे जीएसटी। 18% की रेट लगती है, रेट आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बट 18% उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। और फिर सिनेरियो बी में बोला है आप एक लार्ज जीएसटी रजिस्टर्ड लॉजिस्टिक कंपनी को हायर करते हो थ्रू ऐप टू डू अ लोकल डिलीवरी, यानी कोई छोटा मोटा कुरियर एजेंसी नहीं है, एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, उसको आपने ऐप के थ्रू हायर किया, तो वो नेचुरली लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन रही होगी, वो रजिस्टर्ड होगी, तो उस केस में वो जो कंपनी है वही जीएसटी भरेगी। एप्लीकेशन यानी जो ईसीओ यानी पोर्टर वाला होगा उसे जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको रेफरेंस के लिए बाकी पॉइंट्स भी यहां पर दिए हैं क्विकली सिर्फ डिस्कस करने के लिए कि जो एकोमोडेशन, हाउसकीपिंग और लोकल डिलीवरी वाले पॉइंट है वो सिमिलर हैं, क्योंकि उन सब में लिखा होता है सप्लायर इज नॉट लायबल, सप्लायर इज नॉट लायबल, सप्लायर इज नॉट लायबल, तभी जाके ईसीओ लायबल होगा। लेकिन वहीं आपने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पढ़ा होता है एक्सक्लूडिंग ओमनी बस, तो उसमें हमेशा ईसीओ लायबल होता है। अगर ओमनी बस होता है तो हमने बात पढ़ी होती है कि ईसीओ लायबल तभी होता है जब सप्लायर कंपनी नहीं होती। अगर सप्लायर कंपनी होती है तो फिर इस केस में सप्लायर लायबल होता है इन केस ऑफ ओमनी बस। एंड इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस आपको पता है हमेशा आपका जो ईसीओ है वही लायबल होता है। हालांकि अगर रेस्टोरेंट इज लोकेटेड एट अ स्पेसिफाइड प्रीमाइस, जहां पे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 7,500 के ऊपर है किसी भी रूम की, तो उस सिचुएशन के अंदर फिर होटल लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए, यानी कि रेस्टोरेंट लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए। अदरवाइज हमेशा जो आपका ऐप है वही लायबल किया जाता है। ये बात हमने पढ़ी हुई होती है अगेन रेस्टोरेंट सर्विस में, जोमैटो और स्विगी के केस में। तो ये 5 में कोई अपडेट नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ अगेन रिवीजन के लिए बताया। जो अपडेट है वो तो एक नया पॉइंट ऐड हुआ है लोकल डिलीवरी सर्विसेज का। इस पॉइंट के यहां ऐड हो जाने के साथ साथ एग्जामिशंस के डिस्कशन में भी इसी के रिलेटेड कुछ अपडेट्स किए गए। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं बट इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक पॉइंट पढ़ा करते थे आप, एंट्री नंबर 18, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर वो एक जीटीए है या कुरियर एजेंसी है तो टैक्सेबल होता है। इनलैंड वाटरवेज है तो एग्जेम्प्ट होता है। तो अब एक डाउट उठा, डाउट क्या उठा कि सर अभी अभी आपने जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज की बात की वो चाहे खुद प्रोवाइड की गई हो या ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड की गई हो, वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर आप जीएसटी लगा ही क्यों रहे हो? क्योंकि एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड तो एग्जेम्प्ट है। और ये लोकल डिलीवरी सर्विसेज जो कर रहे हैं ये कोई जीटीए तो है नहीं, ये कोई कुरियर एजेंसी तो है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो इसे वैसे ही एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने यहां एक एक्सप्लेनेशन डाल के क्लियर किया, और क्लियर करके क्या कहा कि लोकल डिलीवरी सर्विसेज अगर खुद ईसीओ प्रोवाइड करे या ईसीओ के थ्रू कोई भी और प्रोवाइड करे, इधर इट इज बाय ईसीओ और थ्रू ईसीओ, यानी कि समझो जो ऐप है वो ऐप वाला ही अपने बंदे के थ्रू डिलीवरी करा रहा है या फिर ऐप किसी और सप्लायर के थ्रू डिलीवरी करा रहा है, दोनों में से कुछ भी हो उसे टैक्सेबल ही किया जाएगा। यानी कि उसे हम इस एंट्री में कवर नहीं कर रहे, इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया एंट्री नंबर 18 के अंदर ही एक्सप्लेनेशन डाल के कि लोकल डिलीवरी सर्विसेज बाय ईसीओ और लोकल डिलीवरी सर्विसेज थ्रू ईसीओ विल नॉट बी कवर्ड इन दिस एक्सेप्शन एंड देयरबाय इट विल रिमेन टैक्सेबल। एंड टैक्सेबल कैसे होगा वो हमने पढ़ लिया, अगर ईसीओ के थ्रू बुक कर रहे हो तो ईसीओ लायबल है जीएसटी पे करने के लिए अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर लायबल है, ये बात हमने पहले पढ़ ली। लेकिन टैक्सेबल होगा ये बात यहां क्लियर की हुई है। लेकिन फिर किसी और ने यह सवाल उठाया कि क्या इनको जीटीए नहीं मान लेना चाहिए, क्या इन्हें जीटीए नहीं मान लिया जाएगा? तो इन्होंने जीटीए की डेफिनेशन में क्लियर किया और कहा जीटीए का मतलब हम क्या समझते थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशूइंग अ कंसाइनमेंट नोट, बट डज नॉट इंक्लूड an ECO by whom services are provided and ECO through whom services are provided। यानी इन्होंने क्लियर किया कि जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज होती है चाहे ये खुद ECO प्रोवाइड करे या ECO के थ्रू कोई और प्रोवाइड करे, इन्हें जीटीए नहीं माना जाएगा, दे आर नॉट जीटीए एंड देयरबाय इन्हें टैक्सेबल किया जाएगा नॉर्मल चार्ज, यानी कि या तो ECO लायबल होगा या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ये क्लियर इसलिए किया गया क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं करते तो जीटीए पे तो रिवर्स चार्ज हो जाता। तो अगर आप मानोगे लोकल डिलीवरी सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई है वो एक जीटीए की सर्विस है तो फिर उस पर आरसीएम का मुद्दा आ जाता, तो इन्होंने इस पे आरसीएम नहीं लगाना था, इसीलिए क्लियर किया कि ये जीटीए नहीं माने जाएंगे। यानी कि आपको मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली क्या बताया मैं आपको बता दूं, समराइज कर दूं, लोकल डिलीवरी सर्विसेज ईदर बाय ईसीओ और थ्रू ईसीओ बाय एनी पर्सन इज टैक्सेबल एंड दे आर नॉट जीटीए एंड देयरबाय इट इज टैक्सेबल अंडर अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और ईदर अंडर एफसीओ सॉरी ईसीओ। ईसीओ कब? जब ऐप पे से आप बुक कर रहे हो और जो सप्लायर है वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। और कब सप्लायर? जब सप्लायर खुद लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है।
बट टैक्सेबल तो है, तो या तो सप्लायर पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या फिर ईसीओ पे करेगा अंडर ईसीओ मैकेनिज्म। आरसीएम नहीं लगाया जाएगा और ये टैक्सेबल होगा, इसे एग्जेम नहीं किया जाएगा। आई होप यू गेट द कंक्लूजन। ये लोकल डिलीवरी सर्विसेज के रिलेटेड जितनी बातें की गई एग्जामिनेशन के अंदर रेड विथ योर ईसीओ, वो हमने डिस्कस कर ली है। अब हमारे नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तरफ चलते हैं, जो ऑल टुगेदर न्यू पॉइंट्स है हमारे। नए पॉइंट्स आपने सुने होंगे, ये सितंबर के महीने में इन पे बड़ा हल्ला हुआ था कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को फुल्ली एग्जाम कर दिया गया है। फुल्ली एग्जाम कर दिया गया है मतलब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, 1 रुपया जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। मतलब जिसमें पहले 18% जीएसटी लगाया जाता था, उस पर जीएसटी स्क्रैप कर दिया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशंस। क्या डाला गया है, बड़ा केयरफुली सुनना यहां पर, क्योंकि बहुत बारीक बारीक बातें यहां पे पूछी जा सकती है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज ले रहे हो बाय एन इंश्योरर टू इंश्योर्ड, यानी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी पर्सन जो इंश्योरेंस की सर्विस ले रहा है और लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस ले रहा है, तो उसे एग्जेम्प्ट करेंगे अगर इंश्योर्ड एक ग्रुप नहीं है। इंश्योर्ड एक ग्रुप नहीं है, यानी अगर ग्रुप के लिए ली होगी, जैसे लिया जाता है ना ग्रुप स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस, तो उसे हम एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे। हम किसी इंडिविजुअल को लाइफ इंश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं तो उसे हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैनोरमिक एजुकेशन ने अपने सारे एम्प्लॉइज के लिए एक स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस लिया, तो उस केस में उसके प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर मेरे लिए मैंने लिया, इंडिविजुअल के लिए लिया, तो फिर उस केस में उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। पर जैसे ही आप ये बात सुनोगे, मन में एक सवाल आएगा कि सर यहां पर मैंने खुद के लिए नहीं लिया, अपने भाई के लिए लिया, अपनी फैमिली के लिए लिया, एक कॉमन फैमिली प्लान ले लिया, होता है ना, आप, आपकी स्पाउस, बच्चे, फादर मदर सब कवर हो जाएंगे, कॉमन फैमिली प्लान, ऐसी भी स्कीम्स आती है, तो वो भी तो एक ग्रुप हो गया, क्या उसे भी टैक्सेबल कर दिया जाएगा? द आंसर इज नो। इन्होंने नीचे जाके क्लैरिफाई किया है। क्लैरिफाई करके क्या बोला है, दिस एग्जेम्पशन शैल अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वेयर द इंश्योर्ड इज एन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल एंड फैमिली ऑफ द सेड इंडिविजुअल। यानी आप और आपका परिवार अगर है तो उसे हम ग्रुप नहीं मानेंगे, उसे हम एग्जेम्प्ट रखेंगे। जिसमें हमने बोला कि फैमिली मतलब, बोले फैमिली मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के तहत जिन जिन लोगों को फैमिली क्लासिफाई किया गया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो फैमिली क्लासिफाई किया गया है, उसे यहां कवर कर लेंगे। यानी कि लॉ में फैमिली की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। यानी कि अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस लेते वक्त इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि मैं मेरा और मेरे फादर और मदर का ले रहा हूं, और उन्होंने एक पॉलिसी दे दी मुझे, तो उसके प्रीमियम पे कोई जीएसटी नहीं है। मैं मेरा, मेरी स्पाउस का और मेरे चिल्ड्रन का एक साथ ले रहा हूं, मैं मेरा, मेरे ब्रदर सिस्टर का, मेरे फादर मदर का एक साथ ले रहा हूं, ये सारे फैमिली प्लान्स एग्जेम्प्ट होंगे। जब हम ग्रुप कह रहे हैं तो नॉन फैमिली ग्रुप्स कह रहे हैं, जिसके अंदर आप फैमिली के लिए नहीं ले रहे हो, अदर देन फैमिली के लिए ले रहे हो, तो उसे टैक्सेबल किया जाएगा। सेम टू सेम ये पॉइंट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी डाल दिया गया, कॉपी पेस्ट, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट। यानी हेल्थ इंश्योरेंस के केस में प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरर टू इंश्योर्ड वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, जिसमें अगेन क्लियर किया गया कि इंडिविजुअल या इंडिविजुअल और उसकी फैमिली एग्जेम्प्ट होगी। जिसमें फैमिली मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी फैमिली में इंक्लूड किए गए होंगे वो पूरा एग्जेम्प्ट ही रहेगा। सेम लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी सेम पॉइंट डाला, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी सेम पॉइंट डाला। जनरल इंश्योरेंस के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। जनरल इंश्योरेंस के लिए जो आपने पहले से कुछ एक लिस्ट पड़ी हुई है वो एग्जेम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है, जो लिस्ट आपने पहले से जनरल इंश्योरेंस के लिए पढ़ी है। और लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी आपने पहले से 7 पॉइंट्स की एक लिस्ट पढ़ी है, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैविंग एन मैक्सिमम कवर ऑफ अप टू ₹2 लाख, वो पहले भी एग्जेम्प्ट था, अभी भी एग्जेम्प्ट है। वो वाले पॉइंट तो ग्रुप के लिए भी एग्जेम्प्ट है और इंडिविजुअल के लिए भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो 7 पॉइंट तो पहले से पूरी एग्जेम्प्ट थी, उनको हम टच भी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये ऑल टुगेदर उनके अलावा बता रहे हैं कि कोई भी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो इंडिविजुअल या उसकी फैमिली के लिए है या इंडिविजुअल एंड फैमिली के लिए है, तो वो एग्जेम्प्ट है। कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो इंडिविजुअल के लिए है या इंडिविजुअल एंड फैमिली के लिए है, तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर किसी ग्रुप के लिए है तो वो टैक्सेबल है। बट जैसे ही आप बार बार ये सुन रहे हो ग्रुप, तो मन में डाउट्स आते रहेंगे, इसीलिए इन्होंने ग्रुप का मतलब डिफाइन कर दिया। इन्होंने बता दिया ग्रुप का क्या मतलब है। इन्होंने बताया और कहा, हु जॉइन टुगेदर विद अ कॉमनलिटी ऑफ अ पर्पस और फॉर एंगेजिंग इन अ कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी अदर देन अवेलिंग इंश्योरेंस। यानी कि ये ग्रुप सिर्फ इंश्योरेंस के लिए नहीं बनाया है, इसके अलावा भी ये ग्रुप एग्जिस्ट करता है फॉर सम कॉमन एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल पैनोरमिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में 50 लोग काम कर रहे हैं, तो ये 50 लोग किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं। अब हमने इन 50 लोगों के लिए अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो उसके प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा, बिकॉज ये ग्रुप है जो किसी कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा हुआ है। और वो सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, खाली इंश्योरेंस के लिए ग्रुप बनाया होता, जैसे मैंने मेरी फैमिली का बनाया है कि मैं, मेरा भाई या मेरे भाई की वाइफ, तो उस केस के अंदर वो इंश्योरेंस के लिए बनाया हुआ ग्रुप है, तो वो एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो फैमिली है। लेकिन अगर इंश्योरेंस के लिए नहीं, कोई अदरवाइज पर्पस के लिए हमने ग्रुप बना रखा था, तो उस ग्रुप पे हम टैक्सेबिलिटी लाएंगे। जिसमें इन्होंने क्लियर किया कि ग्रुप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसमें हमने कहा पैनोरमिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में 50 लोग काम करते हैं, तो वो 50 लोग हमारे एम्प्लॉइज हैं। तो उन 50 लोग
को तो हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में कवर कर लिया, वेयर द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द मास्टर एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। लेकिन कई बार कैसे होता है, जैसे कि एक बैंक है, उस बैंक ने अपने कस्टमर्स को सुविधा दी और बोला कि हम हमारे 1000 कस्टमर्स के लिए एक कॉमन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। तो बैंक ने जब अपने कस्टमर के लिए कोई ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली, हेल्थ या फिर लाइफ, तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो नहीं है, पर वो किस में कवर हो जाएगा, नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में। तो फिर उस केस के अंदर भी उसे क्या किया जाएगा, टैक्सेबल। ऐसे ही एसोसिएशंस होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, संघ बनाए हुए होते हैं, उन संघ में अगर आपने कोई भी तरीके का ग्रुप इंश्योरेंस कराया होगा, चाहे लाइफ या फिर हेल्थ, तो उसे टैक्सेबल ही किया जाएगा, उसे हम एग्जेम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब समझाया है, विच इज कॉमन सेंस, कि सिकनेस बेनिफिट, मेडिकल, सर्जिकल, हॉस्पिटल, वेदर इन पेशेंट, आउट पेशेंट, पर्सनल एक्सीडेंट, ट्रैवल कवर, सब कवर हो जाता है, उसे हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। वो सिर्फ नॉलेज के लिए ही, अगेन वो डेफिनेशन इतनी काम नहीं लगेगी। बट इसके अलावा एक पॉइंट और ऐड किया है कि ये जो पॉइंट अभी हमने पढ़े, इनका री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट होगा। यानी कि मैंने किसी इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराया, चाहे लाइफ या हेल्थ, वो एग्जेम्प्ट है। उस इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा अगेन अगेन री इंश्योरेंस कराया, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। री इंश्योरेंसेस भी एग्जेम्प्ट होते हैं। ये बात आपको पहले से पता है कि जिन इंश्योरेंस पॉलिसीज को एग्जेम्प्ट किया जाता है, उनका री इंश्योरेंस और रेट्रोसेशन, यानी री इंश्योरेंस का भी री इंश्योरेंस, सब एग्जेम्प्ट रहता है। जिन जिन पॉलिसी का मेन पॉलिसी एग्जेम्प्ट है, उसका पूरा री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो वही सेम बात यहां पर भी ऐड कर दी गई कि इन दोनों पॉलिसीज में, चाहे लाइफ हो या हेल्थ, अगर फैमिली के लिए ली गई है तो हम उसे पूरी तरह से एग्जेम्प्ट रखेंगे, तो उसका री इंश्योरेंस भी हम एग्जेम्प्ट ही रखने वाले हैं। ये नया अपडेट आपका किया गया है, जिसको मैंने यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस बना के आपको दिया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही आते हैं, तो एक आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल के लिए एग्जेम्प्ट, इंडिविजुअल उसकी फैमिली के लिए एग्जेम्प्ट, ग्रुप के लिए है टैक्सेबल। तो एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो इंडिविजुअल और इंडिविजुअल फैमिली इंश्योर्ड हो गई, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सक्लूड हो गई। फैमिली का मतलब जो भी उस पॉलिसी में फैमिली कवर होती है, उसे हम एग्जेम्प्ट करके फैमिली मानेंगे। हेल्थ में सेम, इंडिविजुअल इंडिविजुअल फैमिली है तो एग्जेम्प्ट, ग्रुप है तो टैक्सेबल। जैसे फैमिली फ्लोटर है तो एग्जेम्प्ट है, इंडिविजुअल पॉलिसी है तो एग्जेम्प्ट है, बट कॉर्पोरेट या ग्रुप का मेडिकल क्लेम है तो वो टैक्सेबल होगा, यानी कि उसमें जो इंश्योरेंस का प्रीमियम लगा होगा। मेडिक्लेम टैक्सेबल नहीं होगा, जो क्लेम की अमाउंट होती है वो तो एक्शनेबल क्लेम होता है, उस पर तो कोई जीएसटी लगता ही नहीं है। जो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, जो आप क्लेम मांगेंगे, जो प्रीमियम है, उस पर जीएसटी की बात कर रहे हैं हम। री इंश्योरेंस दोनों का एग्जेम्प्ट है, तो प्राइमरी इज एग्जेम्प्ट, तो री इंश्योरेंस आल्सो एग्जेम्प्ट। एक समरी आपको बना के दी है, इंडिविजुअल लाइफ फैमिली फ्लॉटर है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर ग्रुप हेल्थ टाइम लाइफ इंश्योरेंस है, जैसे कि एम्प्लॉयर ने किया या बैंक ने अपने कस्टमर के लिए, तो 18% की रेट पे, उसमें जीएसटी पहले भी था और अभी भी है, उसमें कोई अपडेट नहीं है। जो डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की गई, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मतलब, नॉन एम्प्लॉयर का मतलब हमने कवर कर लिया। पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयज या एसोसिएशन या सोसाइटी के लिए आपने लिया है, जो कॉमन पर्पज या एक्टिविटी के लिए एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट हो गया, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल हो गया। इंडिविजुअल लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट हो गया, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस टैक्सेबल हो गया। री इंश्योरेंस ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसी भी एग्जेम्प्ट हो गया, क्योंकि इसका मेन प्राइमरी इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, तो उसका री इंश्योरेंस भी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। दिस इज व्हाट वी कवर्ड इन एग्जामिशंस। इसके साथ हमने एग्जामिशंस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एग्जामिशंस के बाद हमारा डिस्कशन आता है टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर पे। सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 आप दो सेक्शंस पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 12 के अंदर आप एक सबसेक्शन 4 पढ़ते हैं, एक सबसेक्शन 4 सेक्शन नंबर 13 में भी पढ़ते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, जिसमें आपने पढ़ा होता है अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशू तो डेट ऑफ इशू होता है, सप्लाई नॉन आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशू तो डेट ऑफ रिडेम्पशन होता है। दे हैव डिलीटेड दिस, 12(4) और 13(4) को ओमिट कर दिया है। They have deleted the time of supply of vouchers. Why they have deleted it? Because एक सर्कुलर आया है और उस सर्कुलर ने ये बताया है कि वाउचर्स किसी भी रूप से टैक्सेबल ही नहीं होते, या तो वो सप्लाई नहीं होते, या तो वो गुड्स या सर्विसेज ही नहीं होते। एंड दैट इज वाई जब वो टैक्सेबल ही नहीं होंगे तो उसके टाइम ऑफ सप्लाई का क्या करोगे आप, तो इसीलिए हटा दिया। तो आपको पहले वो सर्कुलर पढ़ना पड़ेगा, जो सर्कुलर ये बताता है कि वाउचर्स टैक्सेबल ही नहीं है, तो क्यों टैक्सेबल नहीं है, एंड दैट इज वाई हमने टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शंस डिलीट कर दिए। ये वाला जो कंटेंट है ये आपकी स्टडी मटेरियल में मॉड्यूल अपडेशन में दिया हुआ है। अलग से इंस्टीट्यूट ने इसे स्टैट्यूटरी अपडेट में नहीं डाला, क्योंकि ये पहले आ गए थे, लेकिन इसको इन्होंने इंटर के सिलेबस में अब इंक्लूड किया है, तो इन्होंने मॉड्यूल अपडेशन में इसको कवर किया है। तो हम इसे कॉम्प्रिहेंसिवली देख लेते हैं इसमें क्या कवर्ड है। इन्होंने लिखा है वाउचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पीपीआई और एक नॉन पीपीआई। पीपीआई क्या है सर, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया है, आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया है, तो उसे हम प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और अगर कोई ऐसा है जिसे आरबीआई ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो उसे हम नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे अमेजन का वाउचर होता है, गिफ्ट वाउचर वगैरह होते हैं, दे आर नॉट पीपीआई, क्योंकि दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई। तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने कहा कि इफ समथिंग इज अ पीपीआई देन इट इज मनी। जैसे कि आरबीआई ने कहा कि आपने किसी स्मार्ट कार्ड में पैसे लोड कर दिए और अब उस स्मार्ट कार्ड को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, तो स्मार्ट कार्ड में पैसे लोड करना इज अ वाउचर क्रिएट करना। वो जो वाउचर आपने क्रिएट किया वो एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है और वो रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई है।
तो हमने बोला इसको तो हम मनी मानेंगे ना, क्योंकि मनी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा होता है एनी इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई। तो जब उसे मनी मान लिया तो ना ही वो गुड्स है ना ही वो सर्विस है, तो उस पर जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं उठता है। एंड देयर बाय लिखा है कि ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सच वाउचर्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सर व्हाट अबाउट द अमेजन का वाउचर, द गिफ्ट वाउचर, वो तो मनी नहीं है। इन्होंने बोला हाँ वो तो मनी नहीं है, बट वो एक एक्शनेबल क्लेम है, क्योंकि वाउचर में अगर 5,000 रुपए लोडेड है तो आप उस वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हो 5,000 का सामान खरीदने के लिए। तो जो आप हक जता सकते हो उस वाउचर से कुछ खरीदना, उसी को तो एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स तो होते हैं, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स नेगेटिव लिस्टेड है, और अगर वो नेगेटिव लिस्टेड है तो देयरबाय दे आर नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी कि वाउचर चाहे पीपीआई हो या नॉट अ पीपीआई हो, जीएसटी का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि अगर पीपीआई है तो मनी है, और अगर पीपीआई नहीं है तो एक्शनेबल क्लेम है। और शेड्यूल 3 के अंदर सारे एक्शनेबल क्लेम बाहर चले जाते हैं, एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनोज, वो सभी टैक्सेबल होते हैं 40% की रेट पे। बाकी तो सारे के सारे आपके बाहर निकल जाते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि वो दो कैटेगरीज क्या होती है। फिर उन्होंने कहा कि वाउचर्स को ट्रांजेक्शन करने के दो मॉडल होते हैं। देयर आर टू मॉडल्स जिसके थ्रू वाउचर्स का ट्रांजेक्शन किया जाता है, एक P2B बेसिक्स और एक प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस। जैसे कि मैंने कोई वाउचर बनाया, मैं वो वाउचर आगे किसी को बेचूंगा और वो आगे अपने हिसाब से बेचेगा, इसे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बोलते हैं। और एक मैंने वाउचर बनाया और मैंने किसी को दिया है इसको आगे बेच, और तू जितने में जैसा बेचेगा उसके हिसाब से तुझे कमीशन दूंगा, तो वो प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप हो गया। तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के अंदर वो मेरा एजेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है, अपने हिसाब से रेट डिसाइड करके आगे वाउचर बेचेगा। और प्रिंसिपल टू एजेंट के अंदर मैं जैसे बता रहा हूं वो वैसे काम कर रहा है और मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है सेल, तो मैं उसको कमीशन दूंगा। तो इस तरीके से सवाल उठा कि इन दोनों मॉडल्स के अंदर कहां कहां जीएसटी लगने का स्कोप हो सकता है। तो इन्होंने क्लियर किया कि अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है तो वो तो ट्रेडिंग है, इट्स अ ट्रेडिंग इन वाउचर, और अगर किसी भी तरह की ट्रेडिंग इन वाउचर है तो उस पर जीएसटी लीविएबल ही नहीं होगा, उसके ऊपर जीएसटी लगाया ही नहीं जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा वाउचर आर नीदर गुड्स नॉर सर्विस, तो उस पर चार्जिंग सेक्शन ही नहीं लग सकता। तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में क्या होता है कि मैंने 100 रुपए का वाउचर एक पर्सन को 80 रुपए में बेचा, 80 रुपीज में बेचा, और उसने आगे फिर उसे 100 रुपए में बेचा, तो इस तरीके से 20 रुपए का मार्जिन कमाया, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो गुड्स या सर्विस ही नहीं है। तो जीएसटी कैसे लगाओगे आप? तो ट्रेडिंग इन वाउचर्स इज नॉट लायबल, तभी तो टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन हटा दिया, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन व्हाट अबाउट प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप? तो इस केस में सर आपने वाउचर बेचा नहीं है, आपने उसको वाउचर बेचने को बोला है, तो वाउचर जितने में बिकेगा उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सवाल ये उठा कि एजेंट को मैं कुछ कमीशन दूंगा, क्योंकि वो मेरे बिहाफ पे वाउचर बेच रहा है, तो क्या उस कमीशन पे जीएसटी लगेगा? तो आपने ये बात पढ़ी होती है कि सर मेन चीज पे जीएसटी नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सिलरी चीज पे जीएसटी नहीं लगेगा। ऑक्सिलरी चीज पे तो जीएसटी लगेगा, बिकॉज वो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है। एंड देयर बाय यहां क्लियर किया गया कि जो एजेंट है वो मार्केटिंग कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, तो देयर बाय जो कमीशन रिसीव करता है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, और सप्लाई ऑफ सर्विस है तो सर उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सेक्शन 12(4) या 13(4) की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो हम रीड करते हैं कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा, उससे निकल जाएगा, इसीलिए उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। फिर कुछ और अदर एस्पेक्ट्स भी दिए गए, और अदर एस्पेक्ट्स के अंदर क्या प्रोवाइड किया गया कि अगर किसी भी तरह की और सर्विस प्रोवाइड की गई है विद रिगार्ड टू वाउचर्स, किसी ने मुझे टेक्नोलॉजी सपोर्ट की सर्विस दी है, किसी ने मुझे एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है, किसी ने मुझे ब्रांडिंग की सर्विसेज दी है, तो उस केस में इन्होंने बोला कि भाई ये सब कंसिडरेशन के लिए होता है और ये सब चार्जेस के लिए होता है, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, यानी कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। सिंपल सी बात है। और फिर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर अनरिडीम्ड वाउचर? अनरिडीम्ड वाउचर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने किसी को वाउचर 1000 रुपए का बेचा, अब वो 1000 रुपए का वाउचर यूज कर सकता था बाई 31 ऑफ जनवरी, लेकिन 31 ऑफ जनवरी तक उसने उसे यूज नहीं किया, तो उसे अनरिडीम्ड वाउचर बोलेंगे। ऐसे अनरिडीम्ड वाउचर को अच्छी लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेकेज। तो सवाल उठा कि जब वो 1000 रुपए का वाउचर यूज नहीं किया, तो इज इट एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, एंड देयर बाय क्या उसे कंसिडरेशन मान के उसे सप्लाई मान ले? तो इन्होंने यहां पर क्लियर किया नहीं, इसे सप्लाई अभी भी नहीं माना जाएगा और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। व्हाई? बिकॉज वाउचर अगेन कोई गुड्स या सर्विस ही नहीं है, तो उसके ऊपर अगर अनरिडीम्ड भी रह गया तो हम किसी भी तरीके का उसे एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन मान भी लेंगे तो भी उसके ऊपर कोई वैल्यू के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये इन्होंने यहां पर इस सर्कुलर के अंदर क्लैरिफाई किया है। मैं फटाफट आपको समराइज कर दूं, क्या ध्यान में रखना है। वाउचर पे जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो या ना हो। अगर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है तो मनी है, इसलिए नहीं लगेगा, और अगर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो एक्शनेबल क्लेम है और नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई है। अगर आप प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे वाउचर ट्रेड कर रहे हो तो जीएसटी का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड कर रहे हो और सप्लाई ही नहीं है जब वो, तो उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एजेंट के थ्रू बेचने की कोशिश कर रहे हो तो बेचने पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट एजेंट को जो चार्जेस पे करोगे, कमीशन पे करोगे, उस पर जीएसटी लगेगा।
अगर आप अपने वाउचर के बिजनेस के रिलेटेड किसी भी तरीके का हेल्प ले रहे हो, सपोर्ट ले रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो और उसकी सर्विसेज के लिए कुछ पेमेंट कर रहे हो तो उस पर जीएसटी लगेगा। अगर कोई वाउचर अनरिडीम्ड रह गया तो उस ब्रेकेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसीलिए 12(4) और 13(4) को क्या कर दिया गया, डिलीट। दैट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू वाउचर्स। ये टाइम ऑफ सप्लाई के रिलेटेड हमने डिस्कशन कवर किया। अब आप आ जाते हो इनपुट टैक्स रेट के चैप्टर पे। यहां पर एक 17(5) के अंदर अपडेट हुआ विथ रिगार्ड टू ब्लॉक्ड क्रेडिट। अब इसमें कुछ खास पूछने जैसा नहीं बनता एग्जाम में, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे है कि आपने 17(5) जो पढ़ा होता है तब उसके अंदर आपने दो बड़ी एंट्रीज पढ़ी होती है, एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और एक कंस्ट्रक्शन ऑन ओन अकाउंट। और लिखा होता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर करवाओगे और उससे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होगी तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। और जब आपने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पढ़ा होता है कि कंस्ट्रक्शन खुद के अकाउंट पे करोगे, खुद ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करोगे और कंस्ट्रक्शन कर दोगे और उससे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खड़ी हो जाएगी, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी जो जीएसटी लगा होगा उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये पढ़ा होता है आपने, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन हुआ क्या, लॉ में लिखते वक्त गवर्नमेंट से गलती हो गई। इन्होंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखा एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी और कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट में लिखा एक्सेप्ट प्लांट और मशीनरी। अब आपको ऐसा लगेगा सर ये तो ठीक है ना, हो जाता है, और एंड क्या फर्क पड़ता है। ये फर्क बड़ा भारी पड़ गया। भारी पड़ गया क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखा प्लांट एंड मशीनरी होगा तो आईटीसी मिल जाएगा, और कंस्ट्रक्शन ऑन ओन अकाउंट हुआ तो लिखा प्लांट और मशीनरी होगा तो आईटीसी मिल जाएगा, ऐसा लिखा। तो इससे केस लॉ हुआ जिसका 2024 में जजमेंट आया था, सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड। काफी फेमस हुआ ये केस लॉ। इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने कहा कि हमारा काम है बिल्डिंगें बनाना और उसको लीज पे देना, बिल्डिंगें बनाना और उसको लीज पे देना, भाड़े पे देना। तो इस कंपनी ने कहा कि हमने जब बिल्डिंग बनाई तो उसमें जितना भी कंस्ट्रक्शन हमने खुद किया, उसके ऊपर जितना मटेरियल लगा, उसके ऊपर जितना जीएसटी, हम उसका आईटीसी लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये बिल्डिंग प्लांट है, मशीनरी तो नहीं है बट प्लांट है। और आपने लॉ में क्या बोला, प्लांट और मशीनरी। तो प्लांट में तो आ गया ना सर, प्लांट एंड मशीनरी नहीं बोला, क्योंकि ये मशीनरी तो नहीं है बट ये प्लांट तो है हमारे लिए, क्योंकि हमारे बिजनेस में तो यही प्लांट है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया। और इस तरीके से कहा कि हम आईटीसी लेंगे। और सफारी रिट्रीट्स के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में सफारी रिट्रीट्स जीत गया, यानी कोर्ट ने एग्री किया कि हाँ आपने प्लांट और मशीनरी लिखा है तो लिटरल इंटरप्रिटेशन में इनको आईटीसी मिलेगा। इस चीज से गवर्नमेंट एकदम भौचक्की रह गई। गवर्नमेंट को ऐसा हो गया, ये क्या हो गया, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन निकाल दिया, हम इसे अमेंड कर देते हैं। और इन्होंने फाइनेंस एक्ट 2025 में कर दिया प्लांट और मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी, और उस केस को नलीफाई कर दिया और रेट्रोस्पेक्टिवली कर दिया, 1 जुलाई 2017 से कर दिया। बोले हमेशा से हम यही कहना चाहते थे, तुम समझे ही नहीं, और मशीनरी लग गया तो ऐसा थोड़ी मान लेना चाहिए था। एंड इस तरीके से उसे भी प्लांट एंड मशीनरी बना के रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड मार दिया, मतलब पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को घुमा दिया। बोले नहीं मिलेगा आईटीसी, ऐसा सब मत किया करो, इसका बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए था। तो ये हुआ है। तो आपको ये बात नहीं भी बताते तो हम शायद प्लांट एंड मशीनरी लेके चल रहे थे, चाहे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। यही बात यहां पर लिख के दी गई है कि गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट और मशीनरी था, यहां और मशीनरी लिखा था। उस और मशीनरी को इन्होंने अपडेट करके क्या कर दिया, एंड मशीनरी, कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी जजमेंट, कोर्ट ऑर्डर, ट्रिब्यूनल, व्हाटएवर, any reference to plant or machinery shall always deemed to have been construed as plant and machinery, and that is why ये अपडेट कर दिया इन्होंने। तो अब क्यों एग्जाम में नहीं आएगा वो आपको समझ आ रहा है, इसमें कुछ पूछने जैसा बनेगा नहीं। आप तो वैसे भी प्लांट एंड मशीनरी पढ़ते तो आप यही कह देते कि आईटीसी उसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी होने पे मिलता है। अगर कोई लीजिंग के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन में जीएसटी लगा होगा उसका आईटीसी नहीं मिलने वाला है, भले उसका पर्पस कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर। प्लांट एंड मशीनरी होगा तो ही हम अलाउ करेंगे, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर्स, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स और पाइपलाइन लेड आउटसाइड फैक्ट्री प्रीमाइसेस को कवर नहीं किया जाता है। और वो भी अलाउ जो किया जाता है वो जितना टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज्ड है, वो बातें हमने देखी होती है। पीनल में राइट ऑफ करोगे तो वैसे भी सब अलाउड होता है। कैपिटलाइज करते हो, कंस्ट्रक्शन हो, ऑल्ट्रेशन हो, रिपेयर हो, तो ही हम उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी हो तो पूरी तरह से अलाउ किया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं बताई मैंने आपको, ये बातें आपको पहले से पता थी। दिस वाज रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। देन एक अपडेट आया विद रिगार्ड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक सर्कुलर आया है, एक क्लैरिफिकेशन आया है। ये क्लैरिफिकेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में, अच्छा एक क्वेश्चन बना के, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल भी हो सकता है, तो केयरफुली सुनना। जो सर्कुलर उसके अंदर 3 इश्यूज बताए गए हैं, इशू 1, इशू 2 और इशू 3, 3 इश्यूज डिस्कस किए गए हैं और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया गया है। देखो जो इशू 1 है ना, वो अगर आपने क्लास में जब आपको सेक्शन नंबर 34 पढ़ाया गया और 15(3)(b) पढ़ाया गया, वो अच्छे से सुना है तो आपको ये पहले से आता है। सर्कुलर में वही लिखा है जो हमने पढ़ा होता है क्लास के अंदर, अगर आपने लॉजिकली सुना है तो।
क्या मैं आपको याद दिलाऊं, 15(3)(b में क्या पढ़ा जाता है? 15(3)(b में आपने ये पढ़ा होता है कि सर अगर कोई पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इसका मतलब एग्रीमेंट तो हुआ था कि हम डिस्काउंट देंगे, अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाती है तो इन राइटिंग लिंक्ड टू इनवॉइस, और बाद में जाके वो मटेरियलाइज हो गया, जैसे कि 2 महीने में पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और 2 महीने में पेमेंट कर दी, तो जितने का डिस्काउंट होगा उतने के ऊपर जीएसटी क्या कर दिया जाएगा? रिवर्स, यानी सप्लायर की उतनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या कर दी जाएगी? कम, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि उतना ही रेसिपिएंट ने आईटीसी क्या कर दिया होना चाहिए? रिवर्स। ये बात आपने 15(3)(b में पढ़ी होती है, और उसको सेक्शन 34 से लिंक इसलिए किया होता है क्योंकि इसके लिए सप्लायर को क्या इशू करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट, और अपने जीएसटी R1 में दिखाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मैंने जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस कर दी है। ये बात आपने पढ़ी होती है। तो वहीं पर आपको ये बात पढ़ाई जाती है कि सर क्रेडिट नोट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेक्शन 34 का क्रेडिट नोट, और एक होता है कमर्शियल या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। जो कमर्शियल या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट होता है वो अकाउंटिंग पर्पस के लिए बनाया जाता है, और जो सेक्शन 34 वाला क्रेडिट नोट होता है उससे जीएसटी की लायबिलिटी इंपैक्ट होती है। ये बात आपको एग्जांपल के साथ मैंने क्लास में पढ़ाई थी, एक नंबर्स बना के, चार्ट बना के। वही बात यहां इन्होंने सर्कुलर के अंदर इशू 1 में डाली है, और इशू 1 के अंदर इन्होंने क्या लिखा है? Whether the full ITC available to recipient when the recipient makes discounted payment on account of financial या commercial credit note issued by the said supplier। क्या रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिलेगा डिस्पाइट सप्लायर ने फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया है? तो अगर सप्लायर ने सर फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू होता है ना, तो उससे जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। तो अगर जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हुई ना सप्लायर की, तो रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी एकदम मिलेगा, उसका आईटीसी भी रिवर्स नहीं किया जाएगा, उसका आईटीसी ज्यों का त्यों रहेगा। अगर उसने सेक्शन 34 वाला क्रेडिट नोट इशू किया होता ना, तो फिर रेसिपिएंट को उतना एट्रीब्यूटेबल आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। तो ये बात यहां लिख के दी है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट कि आपको आईटीसी कब मिलता है? जब आप किसी भी चीज को बिजनेस के फर्दरेंस में यूज करते हो। इट वाज क्लैरिफाइड इन 2019 दैट द सप्लायर कैन इशू फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स एंड इन सच केस ही विल नॉट बी एलिजिबल टू रिड्यूस द ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी एज द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड। Accordingly, the tax charge would also not get reduced. Thus, it is clarified the recipient will not be required to reverse the ITC attributable to discount provided on financial or credit note issued by the supplier, as there is no reduction in original transaction value, and accordingly, the corresponding tax liability will also not get reduced. ये बात हमने पढ़ी हुई होती है, सिर्फ इन्होंने सर्कुलर के अंदर यहां पर दे दी, जो मैंने आपको समराइज करके दी है। जिनको अभी भी थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिकली ध्यान में दिलाऊं मैं, तो 1 लाख रुपए की सप्लाई है, उस पर 18,000 का जीएसटी है, सीधे 18,000 लिख रहा हूं मैं, 9,000 करके जो भी हो, तो 18,000 का आपका ये जीएसटी हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया? एक डिस्काउंट प्रोवाइड किया 10,000 का, डिस्काउंट प्रोवाइड किया 10,000 का, तो वो 90,000 की वैल्यू हो गई, लेकिन जो जीएसटी है वो 18,000 ही रहा, क्योंकि जो क्रेडिट नोट है वो कैसा इशू किया गया? वो कमर्शियल या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू किया गया। तो देर भाई जीएसटी की लायबिलिटी उतनी रह गई। तो अगर मेरी सप्लायर की जीएसटी की लायबिलिटी उतनी रह गई, तो फिर रेसिपिएंट को क्या पूरा का पूरा आईटीसी मिलने वाला है? यस, पूरा का पूरा आईटीसी मिलेगा, उसे कुछ भी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर ये कमर्शियल नहीं होता, ये सेक्शन 34 वाला होता, तो उस केस के अंदर 1 लाख पे 18,000 जीएसटी लगा था, तो 90,000 हो जाने पे 90,000 पे 18% लगेगा, यानी कि 10,000 पे जो 18% रहा होगा, यानी 1800, वो 1800 सप्लायर का रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर 1800 सप्लायर का रिड्यूस हो जाएगा, तो रेसिपिएंट को भी 1800 का आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो खाली आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर मैं कंक्लूड करूं तो इफ इट इज अ कमर्शियल और अ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, तो आईटीसी रिवर्स नहीं करना है रेसिपिएंट को, लेकिन इफ इट इज अ सेक्शन 34 का क्रेडिट नोट, तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। हमने इसे प्राइमरी डिस्काउंट और सेकेंडरी डिस्काउंट के नाम से याद किया था क्लास के अंदर, कि अगर आपको रिवर्स करना पड़ा तो वो प्राइमरी डिस्काउंट है, और रिवर्स नहीं करना पड़ा तो वो सेकेंडरी डिस्काउंट है। और ये 15(3)(b में है, सब पोस्ट सप्लाई है। 15(3)(a में तो प्री सप्लाई है, इनवॉइस पे ही हो जाता है, उसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो एकदम क्लियर ही होता है, इनवॉइस पे ही कम कर दिया जाता है, तो जो नेट अमाउंट होती है उसी पे जीएसटी लगता है, तो सामने वाला आईटीसी भी उतने ही अमाउंट पे लेता है, वहां तो पंगे ही नहीं है। सारे पंगे 15(3)(b रेड विद सेक्शन 34 में आते हैं। ये पहला इशू कोई मुश्किल नहीं था, पहले से पता होना चाहिए आपको। दूसरा इशू बहुत काम का है, अ पोस्ट सेल डिस्काउंट, यानी अगेन 15(3)(b की बात हो रही है, ऑफर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर टू इट्स डीलर, मैन्युफैक्चरर टू इट्स डीलर would be treated as consideration paid by manufacturer for supply of same goods to the end customer as a monetary value for inducement of supply by him to the end customer। बहुत मजेदार है, सुनना। मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचता है, डीलर आगे कस्टमर को बेचता है, मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचता है, डीलर आगे कस्टमर को बेचता है। तो मैंने कार बनाई, कार बना के मैंने डीलर को बेचनी है, डीलर आगे जाके कस्टमर को बेचेगा। दिस इज द मोडस ऑपरेंडी, इस तरीके से ऑपरेट किया जाता है ऑटोमोबाइल बिजनेस में या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वगैरह में, इस तरीके से ही काम होता है। तो मैंने डिस्काउंट प्रोवाइड किया डीलर को, डिस्काउंट प्रोवाइड किया डीलर को, मतलब मैन्युफैक्चरर ने डीलर को जब बेचा, तो समझो 10 लाख की गाड़ी थी, बट उसने 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया और 9 लाख में बेचा। फिर आगे डीलर ने कस्टमर को बेचना है, और अब डीलर आगे डिस्काउंट पास करे या ना करे, वो तो डीलर की इच्छा, वो तो डीलर की मर्जी।
कि वो करे या ना करे, यानी मार्जिन वो खा जाए या फिर वो मार्जिन आगे पास ऑन कर दे ताकि उसकी सेल बढ़े, वो तो डीलर की इच्छा। तो अब क्वेश्चन क्या उठा ऐसी सिचुएशन में कि इस 1 लाख पे जीएसटी तो नहीं लगा, क्योंकि 1,15,3B की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पहले से एग्रीड है, वो सारी बातें हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये उठा कि क्या इस 1 लाख को कंसिडरेशन इसलिए माना जाए क्योंकि ये 2 क्लॉज 31 में कवर्ड है और इसे अलग से 1 लाख पे जीएसटी लगाया जाए। सर 2 क्लॉज 31 में कंसिडरेशन की डेफिनेशन आपको याद दिलाता हूं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होता है, इट रेफर्स टू एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, मॉनेटरी वैल्यू और नॉन मॉनेटरी वैल्यू, with regard to doing something or not to do something, in respect of supply of goods services, in response of supply of goods services, for inducement of supply of goods services, for inducement of supply of goods services. एंड ये वर्ड जो है ना फॉर इंड्यूसमेंट, इसको यहां पकड़ा गया और पकड़ के एक डाउट उठा। डाउट ये उठा कि सर मैं 1 लाख का डिस्काउंट डीलर को क्यों दे रहा हूं, ताकि डीलर मेरा सामान आगे ज्यादा से ज्यादा बेचे, अगर पास ऑन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा बिकेगा तो मेरी सेल बढ़ेगी, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, एंड दैट इज वाई मैं डीलर को इंड्यूस कर रहा हूं ज्यादा बेचने के लिए, इसीलिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, एंड देयर बाई इस 1 लाख के अमाउंट पे जीएसटी लगना चाहिए। ये क्वेश्चन उठा। अब आपको समझ आना चाहिए कि ये सर बहुत बेतुका साउंड कर रहा है, सर ये 1 लाख तो डिस्काउंट है ना, ये कोई 1 लाख अपने आप में कंसिडरेशन थोड़ी माना जाना चाहिए। इसी चीज को सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया और कहा गया कि इस 1 लाख पे जीएसटी नहीं लगेगा, इसे इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई मान के हम कंसीडरेशन नहीं मानेंगे, एंड देयर बाय इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इसी इशू में फिर एक और बात रेज की गई और कहा गया कि अगर समझो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है और मैन्युफैक्चरर ने कमिट किया है कि हम डिस्काउंट देंगे, जैसा होता है ना कई बार गाड़ी की कंपनियां अनाउंस करती है कि इस बार विजयदशमी के दिन, बड़ा जो कोई फेस्टिवल आता है तो दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन हम 50,000 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं गाड़ी पे। मैन्युफैक्चरर अनाउंस करता है, होंडा अनाउंस करता है, सुजुकी अनाउंस करता है, ना कि डीलर अनाउंस करता है। और फिर डीलर उस केस में कहता है कि ये क्या हो गया भाई, तो मैन्युफैक्चरर डीलर को बोलता है तुझे बेयर करने थोड़ी बोल रहे हैं, रोता क्या है, हम बेयर करेंगे। इसका मतलब डीलर को उसके 50,000 रुपए मिल जाएंगे, अगर 50,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है डीलर को मिल जाएंगे, लेकिन कस्टमर को उसका बेनिफिट पास किया जाएगा। अगर समझो ऐसा हुआ तो उस केस के अंदर फिर उसे इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उस 50,000 रुपए की सर्विस पे जीएसटी लगाया जाएगा। यानी कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एग्रीमेंट। मैं आपको लिए कंक्लूड कर दूं तो इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर with regard to such post supply discount, then no GST will be levied on it. But if there is an agreement between the manufacturer and the customer and thereby the dealer has been given with a discount, तो उस डिस्काउंट के अमाउंट पे जीएसटी एप्लीकेबल किया जाएगा। आपके लिए रीड कर दूं तो सेक्शन 2 क्लॉज 31 में लिखा है कंसिडरेशन मतलब कोई भी मॉनेटरी वैल्यू वगैरह वगैरह जिसमें सप्लाई की जाती है फॉर इंड्यूसमेंट, इन रिस्पॉन्स, इन रिस्पेक्ट फॉर इंड्यूसमेंट। इन केस वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड एंड कस्टमर, देयर आर टू इंडिपेंडेंट सेल ट्रांजैक्शन। मैं डीलर को भेजता हूं, डीलर कस्टमर को भेजता है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर का कोई सौदा नहीं है। तो द वन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द डीलर एंड अदर फ्रॉम द डीलर टू द एंड कस्टमर। The essence of the matter is in the contract of sale. The sale is completed on transfer of title to the goods. Once this happens, the buyer becomes the owner, and the seller has no vestige of the title or claims therein. The dealer takes ownership and the subsequently sells them to the end customer. The transaction between manufacturer and dealer operates on principal to principal basis. यानी डीलर अपनी मर्जी से अपनी रेट पे बेचेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर का कोई सौदा नहीं हुआ। These discounts are simply given for competitive pricing to push sales, and merely they are not linked to any independent activity. Therefore, it is clarified that it cannot be included in the consideration. ये आपका केस 1 हो गया कि जब मैन्युफैक्चरर और एंड कस्टमर का कोई रिलेशन नहीं है तो उस केस के अंदर मैन्युफैक्चरर ने डीलर को भले डिस्काउंट पे दिया, उस डिस्काउंट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, एकदम क्लियर। However, where the manufacturer has some agreement with the end customer कि हम तुझे सप्लाई करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस, द मैन्युफैक्चरर में इशू अ कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट टू द डीलर। डिस्काउंट पास करना पड़ेगा डीलर को, कि डीलर बोलेगा भाई तूने बोला ना, मुझे क्या बोलता है, तो देयर बाय डिस्काउंट डीलर को पास करना पड़ेगा क्योंकि डीलर को आगे सस्ते में देना पड़ा बिकॉज मैन्युफैक्चरर ने कमिट कर दिया। So enabling such dealer to provide the goods at agreed discount rate. Thus, it is clarified that such a post-sale discount for supplying goods should be included in the overall consideration as it is an inducement. तो मैं डीलर को 10 लाख में बेचने वाला था, उसकी जगह मैंने डीलर को ये बोला कि भाई मैं तुझे 50,000 के डिस्काउंट पे दे रहा हूँ क्योंकि तुझे आगे भी उसे डिस्काउंट पे ही बेचना है। तो डीलर बोलेगा कि भले तू मुझे 50,000 के डिस्काउंट पे दे, मुझे तो वो 50,000 रुपये चाहिए क्योंकि तुमने डिस्काउंट कमिट किया है। तो जब उसे उस 50,000 रुपये चाहिए तो वो 50,000 रुपये पे जीएसटी भी लगेगा। डिस्काउंट हुआ ही कहाँ, क्योंकि डीलर को तो उसके पूरे पैसे मिले ना, क्योंकि कस्टमर को कसम किसने खाई थी, मैन्युफैक्चरर ने। तो यहाँ पर यही बोला गया कि भले एक फाइनेंशियल और क्रेडिट नोट इशू किया गया हो, उसको एक फाइनेंशियल नोट मानेंगे, उसे सेक्शन 34 का क्रेडिट नोट तो मानेंगे नहीं, तो देयर बाय उसके ऊपर जीएसटी लगेगा।
क्योंकि इस पे जीएसटी लगाना है, ये इसके अंदर क्लैरिफाई किया गया। ऐसे ही एक इशू 3 उठा, यहां पर मैंने आपको समराइज करके इजी करके दिया हुआ है, खाली इतना भी याद रखोगे तो चल जाएगा। इशू 3 क्या है? पोस्ट सेल डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरिंग डीलर को दिया, क्या उसे कंसिडरेशन इन लिeu ऑफ एक्टिविटीज मान सकते हैं टू प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स? यानी कि अभी भी रुके नहीं, इन्होंने बोला भले ऊपर हमने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को इंडिपेंडेंटली अगर कोई डिस्काउंट देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बट अगर कस्टमर से एग्री करके देता है तो लगेगा। ये क्लियर हो जाने के बाद एक और सवाल उठा। एक और सवाल क्या उठा कि अगर मैन्युफैक्चरर ने डीलर को समझो ₹1,00,000 का डिस्काउंट दिया, तो क्या ये डिस्काउंट इसलिए दिया है ताकि डीलर आगे जाके हमारा प्रमोशन करे? और अगर ऐसा है तो फिर इस 1,00,000 के डिस्काउंट पे फिर जीएसटी लगना चाहिए। तो भले ये इंड्यूसमेंट के लिए नहीं है, बट क्या ये हमारी मार्केटिंग को कराने के लिए है, क्या आगे हमारे ब्रांड को पुश करने के लिए है? और अगर ऐसा है तो 1,00,000 पे फिर जीएसटी लगाओ। तो यहां सर्कुलर में फिर क्लियर किया गया, बोले नहीं, दीज डिस्काउंट्स आर जस्ट टू एंगेज इन प्रमोशनल एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है। दीज एक्टिविटीज अल्टीमेटली एनहांस द सेल एंड देयरबाय इंक्रीज देयर ओन रेवेन्यू। In this context, the discount merely reduces the sale price and is not linked to any independent service given to the manufacturer. Thereby, it is clarified that such post-discount shall not be treated as consideration. बोले कैसे भी कर लो, अगर डीलर को इंडिपेंडेंटली तुम डिस्काउंट देते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। जो करना है कर लो, ना वो कंसिडरेशन है ना कोई वो प्रमोशनल एक्टिविटी है। लेकिन अगर डीलर स्पेसिफिकली हमारे लिए कुछ एक्टिविटी कर रहा है और उसके लिए मैं अलग से उसे कंसिडरेशन दे रहा हूं, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? ऑफ कोर्स, तो लगेगा ही ना। तो जस्ट बिकॉज मैंने डीलर को 10 लाख की चीज 9 लाख में दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 1,00,000 का डिस्काउंट इसलिए दिया क्योंकि वो मेरे लिए प्रमोशन करता है। वो इंडिपेंडेंट है, यहां वो मेरे लिए कुछ नहीं करता, इसीलिए उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा किसी भी तरीके से। लेकिन मैंने उसे डिस्काउंट दिया हो या नहीं दिया हो वो मुद्दा नहीं है। अगर वो मेरे लिए प्रमोशन सच में करता है और उसके लिए मैं उसे 2 लाख रुपए देता हूं, तो क्या उस 2 लाख को सप्लाई ऑफ सर्विस मान के उस पर जीएसटी लगाया जाएगा? यस, क्योंकि उसका इनवॉइस अलग से बनेगा जिसमें सप्लायर डीलर होगा और रेसिपिएंट मैन्युफैक्चरर होगा, जिसके मैन्युफैक्चरर 2 लाख डीलर को पे कर रहा होगा। कंक्लूजन यहां पे दिया है, जनरल केस रूटीन प्रमोशन इज नॉट अ कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल प्रमोशनल सर्विसेज जीएसटी इज लिविएबल। सब छोड़ो सर, मैंने यहां पर जितना आपको लिख के दिया है ना, खाली उतना भी कर लोगे तो हो गया, समराइज भी हो जाएगा। क्या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू होते हैं तो आईटीसी फुल्ली अवेलेबल होता है रेसिपिएंट के पास? यस, पहला इशू। दूसरा इशू, पोस्ट सेल डिस्काउंट को क्या कंसिडरेशन मानना चाहिए? तो नॉर्मल केसेस में नहीं, लेकिन अगर एंड कस्टमर के साथ एग्रीमेंट है तो यस। और अगर कोई डिस्काउंट दिया गया तो क्या उसे हम प्रमोशनल एक्टिविटी माने? तो बोला नॉर्मल केसेस में नहीं, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही अलग से हुआ है प्रमोशनल सर्विसेज के लिए तो यस। इतनी बातें आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ये एक जो सर्कुलर आया उसे कवर करना था। अब हमने क्योंकि अभी अभी सेक्शन 34 की बात की, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के डिस्कशन में सेक्शन 34 में एक अपडेट और आया है। छोटा सा अपडेट क्या आया है? एक तरीके का क्लैरिफिकेटरी अपडेट है। क्लैरिफिकेटरी अपडेट है, मटेरियली कुछ चेंज नहीं हुआ। सेक्शन 34 में आपको क्या पढ़ाया जाता है कि भाई एक क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते हो अगर आपने ज्यादा जीएसटी लगा दिया हो किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से। तो 4-5 कारण आपने पढ़े होते हैं, तो आप एक क्रेडिट नोट इश्यू करके सप्लायर अपनी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कम कर सकता है। और उतना ही आईटीसी रेसिपिएंट को क्या करना पड़ता है? रिवर्स। लॉ में ऐसा लिखा था कि रेसिपिएंट आईटीसी रिवर्स करेगा तो ही जो आउटपुट लायबिलिटी है सप्लायर की वो कम होगी, ऐसा लिखा था। बट इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती थी कि सर सप्लायर को कैसे पता चलेगा कि रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स किया या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक सिस्टम लाए हैं, आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, पोर्टल पे। और इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि समझो जब मैं अपना जीएसटीआर1 भर रहा हूं और कोई क्रेडिट नोट इशू करूंगा एज अ सप्लायर कि पहले मैंने तुझे 1,00,000 की सप्लाई की थी, उस पर 18,000 का जीएसटी लगाया था, अब 10,000 का उसमें रिडक्शन किया तो 1,800 का जीएसटी में रिड्यूस कर रहा हूं मेरी लाइबिलिटी से। तो मैंने क्रेडिट नोट इशू करके जीएसटीआर1 में एज अ सप्लायर किसी महीने फाइल किया, तो वो सामने वाले के 2B में दिखेगा। सामने वाले के 2B में जब उसे दिखेगा ना, तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा किया है। अगर उसने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया तो मैंने अपना आउटपुट रिड्यूस कर लिया, उसे अपने इनपुट को रिवर्स करना पड़ेगा 1800 के अमाउंट का। लेकिन अगर समझो उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, तो फिर अगले महीने मेरी जीएसटीआर1 में वो ऑटोमेटिकली लायबिलिटी फिर बढ़ी हुई आएगी, क्योंकि मैंने उसे लास्ट मंथ रिड्यूस कर लिया था, जबकि सामने वाले रेसिपिएंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो आईटीसी रिवर्स नहीं कर रहा, तो सरकार मेरा आउटपुट लायबिलिटी अगले महीने फिर बढ़ा देगी। ये अब प्रैक्टिकली कर दिया गया है। तो अब अगर ये प्रैक्टिकली कर दिया गया है तो इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने यहां पर थोड़ा सा एक अपडेट कर दिया, क्लैरिफिकेटरी अपडेट है। इन्होंने क्या बोल दिया कि सप्लायर तू अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकता if the ITC attributable has not been reversed by the recipient where such recipient is a registered person, B2B, and the incident of tax has been passed to any other person in other case, B2C. सर समझ नहीं आया, समझाता हूं। मैंने 10,000 का क्रेडिट नोट इशू किया जिसपे 1,800 रुपए जीएसटी है।
1800 रुपये जीएसटी है, मतलब एज ए सप्लायर मैं 1800 का जीएसटी लाइबिलिटी क्या करना चाहता हूँ, कम। तो अगर मैंने किसी ऐसी रेसिपिएंट को सप्लाई किया है जो B2B है, यानी वो खुद रजिस्टर्ड है, तो उसको 1800 क्या करना पड़ेगा, एड बैक, यानी कि उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। अगर वो 1800 का आईटीसी रिवर्स नहीं करता तो मैं 1800 की लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकता। ये पहले पॉइंट में लिखा है, द आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू सच अ क्रेडिट नोट हैज नॉट बीन रिवर्स्ड वेयर सच रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगा। जो मैंने नॉलेज के लिए बता दिया, सब कुछ इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होता है, वो करिकुलम का पार्ट नहीं है, आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि सर मैं अपना GSTR1 में रिड्यूस करता हूं तो सामने वाले के पास जाता है, वो उसे एक्सेप्ट करता है तो रिवर्स अपने आप उसका हो जाता है, और अगर वो रिजेक्ट करता है तो अगले महीने मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फिर बढ़ जाती है। लेकिन अगर समझो मैंने क्रेडिट नोट इशू किया किसी ऐसे पर्सन को जो अनरजिस्टर्ड है, तो सर वो तो आईटीसी लेता ही नहीं है ना, वो तो बर्डन उसके ऊपर गिर चुका है पहले ही जीएसटी का, उसने तो पहले ही पैसे दे दिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सर मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो पाएगी, क्योंकि सामने वाले ने कोई आईटीसी लिया ही नहीं है, उसने पूरे जीएसटी का बर्डन खुद ही उठा लिया है। तो अगर पूरा इंसिडेंस उसने खुद ही ले लिया है तो फिर उस केस के अंदर मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्यों रिड्यूस की जाए भला। हाँ, हालांकि अगर मैंने सामने वाले से 1800 रुपए जो उसके ऊपर बर्डन गिरा था वो उसको पे कर दिए, मैंने उसको पे कर दिए और इंसिडेंस मेरे ऊपर गिर गया एज अ सप्लायर कि मैंने बेयर किया है वो सामान के ऊपर 1800 रुपए, तो फिर उस केस के अंदर मुझे गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ठीक है फिर तो तेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर ले। तो बहुत सिंपल है, B2B के केस में रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स किया होगा तो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी, अगर रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया होगा तो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। B2C के केस में अगर रेसिपिएंट ने इंसिडेंस बेयर किया होगा तो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी, अगर इंसिडेंस बेयर नहीं किया होगा तो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी। इतनी सी बात सेक्शन नंबर 34 में हुई है, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा कुछ खास, बट ठीक है कवरेज हो गया हमारा। अब आ जाता है लास्ट रिटर्न चैप्टर। रिटर्न चैप्टर में क्या अपडेट हुआ है, एक छोटा सा अपडेट है कि जो सेक्शन 38 में आप पढ़ते हो ना GSTR2B, वहां पे आप बोलते थे GSTR2B इज एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, उसकी जगह इन्होंने अब खाली स्टेटमेंट लिख दिया है, बोले ऑटो जनरेटेड नहीं स्टेटमेंट, यानी नाम बदल गया, अब आप उसे ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट नहीं स्टेटमेंट बोलोगे। तो सर इसका मतलब वो ऑटो जनरेट नहीं होगा, वो ऑटो जनरेट ही होगा, लेकिन उसका नाम फिर भी अपडेट कर दिया। इसका मतलब अब वो ऑटो जनरेट होने के बाद मैन्युअली अपडेट भी हो सकता है, पहले वो रीड ओनली फॉर्मेट ही था, अब उसके अंदर मैनुअल चेंजेस किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्होंने लॉ में लीगल टेक्स्ट बदल दिया और कह दिया कि अब उसे ऑटो जनरेटेड नहीं जनरेटेड नहीं सिर्फ स्टेटमेंट बोलो, जबकि होगा वो ऑटो जनरेटिव, क्योंकि GSTR1 के बेसिस पे ही 2B भराएगा, लेकिन 2B के अंदर अब आप उसे स्टेटमेंट नाम दोगे क्योंकि इसके अंदर आप मैनुअल एडिट्स कर सकते हो। सिर्फ आपको सेक्शन पूरा रिप्रोड्यूस करके दिया, इसमें कुछ अपडेट नहीं है, तो कुछ काम का नहीं है, यूजलेस है, मैं ऐसा कह सकता हूं। हाँ, जो एक बात काम की है वो सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न में है, ये बात काम की है। एनुअल रिटर्न आपने पढ़ा होता है कि सर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अगले फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर तक भरना होता है, और 31 दिसंबर तक भरना होता है कौन सा, GSTR9 आपको भरना होता है। इसमें एक एग्जेम्पशन इन्होंने क्लियरली लॉ में अब डाल दिया, पहले बार बार नोटिफिकेशन के थ्रू आता रहता था तो कंफ्यूजन होती थी, अब इन्होंने लॉ में ही डाल दिया। इन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई देखो जिनका टर्नओवर है ना 2 करोड़ तक है उनको GSTR9 नहीं भरना, बात खत्म करो। 2 करोड़ तक का ही टर्नओवर है ना फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो समझो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में तुम्हारा टर्नओवर 2 करोड़ तक है, या फाइनेंशियल ईयर 25-26 में तुम्हारा टर्नओवर 2 करोड़ तक है, एग्रीगेट टर्नओवर इन दैट फाइनेंशियल ईयर, तो तुमको GSTR9 ही नहीं भरना, एग्जेम्प्ट करते हैं। तो अगर अभी मैं आपको समराइज कर दूं ना तो स्टेटस ये हो गया है, 2 करोड़ या उससे कम है तो रिटर्न ही नहीं भरना, 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है तो सिर्फ रिटर्न भरना है, और अगर 5 करोड़ की भी ऊपर है तो रिटर्न भी भरना है, और GSTR9C का जो रिकंसिलेशन होता है, जो आपको सेल्फ सर्टिफाई करना होता है, वो भी भरना है। यानी खाली रेंज इतनी याद रखो, 2 करोड़ तक GSTR9 नहीं भरना, 2 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ तक का एग्रीगेट टर्नओवर है तो सिर्फ GSTR9 भरना है, और अगर 5 करोड़ के ऊपर चले गए तो GSTR9 प्लस GSTR9C भरना है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ये आपका रिटर्न में अपडेट हो गया, और इसके साथ हमारे सारे अपडेट्स कंप्लीट हो गए, जितने अपडेट्स आपके लिए मई 26 के लिए रिलेवेंट है। टैक्स रेट्स पहले कवर किया था, 5%, 18%, 40%। GTA और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में 5 और 12 की जगह 5 और 18 हो गया। चार्ज अंडर GST में ECO में हमने एक नया पॉइंट ऐड किया, लोकल डिलीवरी सर्विसेज। अगर ऐप के थ्रू की है और सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ऐप लायबल होगा, अगर सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो सप्लायर लायबल होगा। एग्जेम्पशन में क्लियर किया हमने कि ये जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज है ये GTA नहीं होती है, एंड ये एग्जेम भी नहीं होती है, टैक्सेबल होती है। एग्जेम्पशन में कवर किया लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअली और उसकी फैमिली के लिए है तो एग्जेम्प्ट है, ग्रुप के लिए है तो टैक्सेबल है, जिसमें ग्रुप का मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी हो सकता है, जिसमें उनका री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है। ये हमने एग्जेम्पशन के अंदर कवर किया। टाइम ऑफ सप्लाई में 12/4 और 13/4 डिलीट कर दिया, क्योंकि अब वाउचर्स को हमने क्लियर कर दिया, उस पर GST नहीं लगेगा।
तो प्रीपेड हो या नॉट अ प्रीपेड हो जीएसटी नहीं होगा। ट्रेडिंग इन वाउचर्स है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एजेंसी के थ्रू कमीशन दे रहे हो तो कमीशन पे जीएसटी लगेगा, वो एक रेगुलर सप्लाई ऑफ सर्विस है। कोई भी तरीके की और प्रमोशनल एक्टिविटी या सपोर्ट एक्टिविटी ले रहे हो सप्लाई ऑफ वाउचर्स के लिए तो उस पर जीएसटी लगेगा। और अगर कुछ ब्रेकेज है, अनरिडीम्ड वाउचर है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आईटीसी के अंदर हमने कवर किया ब्लॉक क्रेडिट के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर भी प्लांट एंड मशीनरी कर दिया गया है, जबकि पहले यहां पे प्लांट और मशीनरी वर्ड लिखा हुआ था। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर आया और सर्कुलर के अंदर 3 इश्यूज क्लियर किए गए। पहला, फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट होता है तो आईटीसी सामने वाले को रिवर्स नहीं करना। दूसरा, अगर आप कोई पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कर रहे हो डीलर को और उसके अंदर आपका एंड कस्टमर से कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एंड कस्टमर के साथ एग्रीमेंट है तो फिर उसे एक प्रमोशनल एक्टिविटी माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। अगर आपने कोई पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट किया तो उस केस के अंदर हम उसे प्रमोशनल एक्टिविटी भी नहीं मानेंगे। डीलर को किया आपने तो उस केस के अंदर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर डीलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके लिए वो आपके लिए प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहा है और उसके लिए आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट अलग से दे रहे हो तो उस पर जीएसटी लगेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट में सेक्शन 34 में खाली क्लियर कर दिया गया कि अगर B2B है तो आईटीसी अगर रेसिपिएंट रिवर्स नहीं करेगा तो मेरा भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगा। और अगर B2C है और इंसिडेंस पास ऑन हो गया होगा कंज्यूमर के ऊपर तो फिर उस केस में मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी क्योंकि कंज्यूमर ने उस अमाउंट को बेयर कर लिया है। रिटर्न में कवर किया कि सेक्शन 38 में जीएसटीआर 2B में अब ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट की जगह स्टेटमेंट लिख दिया गया है। एंड साथ साथ में हमारा जो सेक्शन 44 का एनुअल रिटर्न है वो 2 करोड़ तक है तो भरना ही नहीं है, 2 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ तक है तो भरना है, और 5 करोड़ के ऊपर गया तो जीएसटीआर 9 भी भरना है और जीएसटीआर 9C भी भरना है। दैट्स इट। ये आपके सारे अपडेट्स हैं जो कॉम्प्रिहेंसिवली हमने काफी लिए हैं। आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, हम एज अर्ली एज पॉसिबल उसे केटर करने की, कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, आपको इस सेशन में मजा आया हो। हमें जरूर बताएं अगेन कमेंट बॉक्स में, तो हम जल्द से जल्द इनकम टैक्स के भी जो अमेंडमेंट्स आए हैं मई 26 एंड ऑनवर्ड्स वो आपके लिए इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही सेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।